हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड आफ्टरनून। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों। शुरू किया जाए आज की क्लास। और आज की क्लास कल भी आप लोग को हिंदी करवाया गया था और आज भी हम लेकर के आए हैं हिंदी। कल हम लोग देखे थे वर्णमाला, है ना, और वर्ण विचार देखे थे। 2 चैप्टर कल कंप्लीट करवाया गया था, जिसमें उसका थ्योरी भी आप लोग को समझाया गया था और उसका कुछ क्वेश्चन आंसर भी आप लोग को अभ्यास करवाया गया था। आज हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 3 और आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 और 4 पढ़ने वाले हैं। 3-4 में हम लोग क्या पढ़ेंगे तो शब्द विचार आज पढ़ेंगे और जो चौथा नंबर चैप्टर होगा दोस्तों वो संज्ञा होगा। तो ये 2 चैप्टर आज बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, जहां से आपको 4 से 5 सवाल एग्जाम में पूछ सकता है। तो चलिए इस चैप्टर को हम लोग यहाँ पर पहले थ्योरी के रूप में समझेंगे और उसका फिर अभ्यास प्रश्न करेंगे, ठीक है। और इसका PDF आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग को दे दिया जाएगा। तो डेली आपकी क्लास होती है, लाइव क्लास 3 बजे से। मॉडल टेस्ट नंबर ये आपका 14 है जो आपका हिंदी यहाँ पर हम लोग करने वाले हैं और एग्ज़ाम में आपको यहीं से सवाल पूछा जाएगा। 100% गारंटी है, क्योंकि सारे चैप्टर हम कंप्लीट करवा देंगे तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछेगा कहाँ से, यहीं से ना, कहीं अलग से थोड़ी पूछेगा। और आप लोग को जो गद्यांश वगैरह है उसको भी हम अभ्यास करवाएंगे। फिलहाल पहले जो आपका ग्रामर है उसको कंप्लीट कर लिया जाए। तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर आप लोग को दिख रहा होगा दोस्तों, ये है 7857824310। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। वहाँ पर बहुत सारे मेंबर्स जुड़े हुए हैं, जो मात्र अभी 499 पे करके उसमें आपको जुड़ना है ना। और उसके बाद आपको पीछे जितनी क्लास हुई है, चाहे वो हिंदी की हुई हो या मैथ हो, रीजनिंग हो, सामाजिक विज्ञान हो, आपका समान अध्ययन का हो, सभी का आपको वहाँ पर प्रीवियस टेस्ट आपको मिल जाएगा, उसका क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा, सारा नोट्स वगैरह आपको वहाँ पर उपलब्ध कराया जाता है, ठीक है। तो जल्दी से कीजिएगा, आप लोग जितना जल्दी हो सके इसमें जुड़िए, क्योंकि धीरे धीरे करके सिलेबस आपका निकलते जा रहा है, फिर आप पर लोड बढ़ते चला जाएगा, है ना। तो ये है आपका फ़ोन पे गूगल पे नंबर जहां आप जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर भी वही है और ये भी आपका वही है, तो दोनों आपका सेम है। जो भी पेमेंट करेंगे तो स्क्रीनशॉट जरूर ले लेंगे और ये व्हाट्सएप पर भेज देंगे, ताकि आपको ग्रुप में जोड़ा जा सके और आपको सभी मटेरियल प्रोवाइड कराया जा सके, ठीक है। तो ये ऑफ़र अभी कुछ दिन का है, तो आप इसमें जुड़ जाइए, फिर आपका ये फ़ी बढ़ जाएगा जब आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। चलिए जी, तो शुरू किया जाए आज की क्लास। और आज हम लोग सबसे पहले देखेंगे शब्द विचार। जी हाँ, शब्द विचार को सबसे पहले शब्द के बारे में जानेंगे और इसी में हम लोग देखेंगे शब्द के कितने भेद होते हैं, है ना। शब्द आखिर किसे कहते हैं, सबसे पहला सवाल यही उठता है कि शब्द आखिर कहते किसे हैं, ठीक है। तो ध्वनियों के सार्थक योग को ही क्या कहा जाता है, शब्द कहते हैं ना। ध्वनि के सार्थक योग को क्या कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, तो शब्द कहते हैं। अब जैसे कि अर्थ के आधार पर शब्द, जैसे कि पर्यायवाची शब्द होता है, विलोमार्थी शब्द होता है, एकार्थी शब्द होता है, अनेकार्थी शब्द होता है। तो ये तो हो गए आपके कि अर्थ के आधार पर आपका, जैसे कि है ना कमल, तो कमल में क है, अ है, म है ना, तो ये हो गया आपका कमल। अब देखिए, ये तो शब्द आप समझे कि शब्द आखिर कहते किसको है, यानी कि ध्वनियों के सार्थक योग को क्या कहते हैं, आपके शब्द कहा जाता है। अब अगला जो पॉइंट आपको समझना है वो है आपका पद, ठीक है। एक एक पद को, यह एक एक चीज़ को आप यहाँ पर समझते हुए चलना है आपको, ठीक है, कि आखिर पद दोस्तों किसे कहा जाता है ना, पद किसे कहते हैं। तो पद किसे कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, यानी कि जिन शब्दों का प्रयोग वाक्य में होता है वे पद कहलाते हैं, ठीक है। जिन शब्दों का प्रयोग वाक्य में होता है उसे क्या कहते हैं, पद कहते हैं। अब देखिए रचना के आधार पर जो पद होते हैं ना, वो 3 प्रकार के होते हैं रचना के आधार पर, ठीक है। शब्द यानी पद के आप यहाँ पर डिफिनीशन देख लिए। अब अगला जो पॉइंट आपको देखना है कि रचना के आधार पर जो शब्द होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। और ये 3 प्रकार कौन कौन से हैं ये आपको जानना चाहिए, है ना। ये 3 प्रकार जो है ये कौन कौन से हैं, तो पहला है दोस्तों आपका रूढ़, और दूसरा है यौगिक, और तीसरा है योग रूढ़। अब देखिए, आप कहिएगा कि सर रूढ़ किसे कहते हैं, यौगिक किसे कहते हैं और आपका योग रूढ़ किसे कहते हैं, तो ये भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि नहीं। तो रचना के आधार पर जो हमारा है वो आपका शब्द 3 प्रकार के। अब एक हो गया रूढ़, तो रूढ़ किसको
किसको कहेंगे, यानी कि रूढ़ शब्द वे हैं जिनका कोई भी खंड सार्थक नहीं होता है। लिख लीजिएगा अगर आपको लिखना है तो, है ना। रूढ़ शब्द वे हैं जिनका कोई भी खंड सार्थक नहीं होता। अब जैसे कोई शब्द हम लेते हैं नाक, है ना, एग्जाम्पल में लेते हैं नाक। अब जैसे लेते हैं जल, है ना, जैसे लेते हैं जल, और जैसे लेते हैं आग। अगर आप इसको खंड करते हैं, ना प्लस क करते हैं, तो क्या इसका कुछ अर्थ निकल रहा है ना? नहीं निकल रहा है, कोई सार्थक अर्थ यहाँ पर नहीं निकलेगा। तो वही क्या हो जाएगा आपका, ये इसको कहते हैं रूढ़ कहते हैं ना। जैसे जल, तो ज प्लस ल होता है जल, तो इसका कोई खंड अगर करेंगे तो इसका सार्थक अर्थ नहीं निकलता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप यहाँ से समझ गए। ठीक है, चलिए, तो ये आप रूढ़ समझ गए कि रूढ़ किसको कहेंगे जी, तो वे शब्द जिनका कोई अगर उसका हम खंड करते हैं तो उसका सार्थक अर्थ नहीं निकले, उसी को कहेंगे रूढ़। ठीक है, अब दूसरा जो पॉइंट है वो है आपका यौगिक। जी हाँ, तो यौगिक किसे कहते हैं भाइयों, है ना, यौगिक किसे कहते हैं, तो यौगिक किसे कहेंगे, यानी कि वे शब्द, जी हाँ, वे शब्द जो दो या दो से अधिक सार्थक खंड के योग से निर्मित होते हैं। जी हाँ, वे शब्द जो दो या दो से अधिक, है ना, दो या दो से अधिक, नोट कर लीजिएगा ताकि आपको अच्छा रहेगा। ठीक है ना, कुछ कुछ आपको नोट भी करना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं सब चीज़ लिख करके दे दूंगा ना तो फिर आप दोस्तों मतलब अपंग हो जाइएगा। आपको अपंग नहीं होना है, घोड़ हाथ चलाते रहना है। ठीक है, तो आपको कुछ कुछ नोट भी करना है। यानी कि वे शब्द जो दो या दो से अधिक सार्थक शब्द खंडों के योग से निर्मित होते हैं उसे कहते हैं आपके क्या, तो यौगिक। अब जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर हम ले लेते हैं पाठशाला। एग्जाम्पल में हम क्या लिख लिए पाठशाला। अब देखिए पाठशाला किससे मिलकर के बना है, तो पाठ और शाला से मिलकर के बना है। अगर इसको आप तोड़िएगा तो पाठ और क्या, पाठ प्लस शाला होता है पाठशाला। जैसे विज्ञान लेते हैं तो वी प्लस ज्ञान, राजपुत्र लेते हैं तो राज प्लस राजा का पुत्र होता है। यानी कि वैसा शब्द जो दो या दो से अधिक सार्थक खंड के योग से बने, दो से अधिक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है। ठीक है, तो उसी को कहेंगे हम क्या, तो यौगिक शब्द। ठीक है, समझ गए ना। तो ये था आपका रचना के आधार पर जो तीन प्रकार हम देख रहे हैं, एक रूढ़ समझे, एक यौगिक समझे, और अगला जो हम समझेंगे वो है आपका योग रूढ़। तो भाई साहब योग रूढ़ आखिर किसे कहते हैं, ठीक है, पहले आपको थ्योरी समझना है, उसके बाद हम इसका क्वेश्चन लगाएंगे ना तो आपसे एक भी सवाल गलत नहीं होगा। ठीक है, तो हम यहाँ 10-12 सवाल भी आपको प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए, तो अगला जो है आपका दोस्तों योग रूढ़। तो भाई साहब योग रूढ़ किसे कहते हैं जी, है ना, यानी कि वे शब्द जो यौगिक तो होते हैं, योग रूढ़ का आप डिफिनेशन लिख सकते हैं, यानी कि वे शब्द जो यौगिक तो होते हैं, है ना, यानी कि वो ये दो या दो से अधिक शब्द से मिलकर के बनते हैं, परंतु जिनका अर्थ जो है वो रूढ़ हो जाता है, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। ठीक है, ये सामान्य अर्थ को प्रकट न करके किसी विशेष अर्थ का प्रकट करते हैं। अब जैसे कि एग्जाम्पल आप देंगे तो हम आप समझ जाइएगा, लंबोदर, है ना, जैसे कि एग्जाम्पल में हो गया लंबोदर। अब जैसे कि होता है जलज, है ना, जलज जो जल में जन्म लेता है, चरपाई हो गया, चौपाई हो गया। तो ये है आपके एग्जाम्पल कुछ योग रूढ़ के। ठीक है, जो योग रूढ़ है वो यौगिक तो होंगे, क्योंकि लंबोदर जो है ना ये एक से अधिक शब्दों से मिलकर के बना है ना, तो ये हो गए आपके लंबोदर। अब जैसे कि लंबोदर का अर्थ क्या होता है, लंबा उदर वाला, है ना, उदर मतलब क्या होता है, पेट, यानी कि लंबा उदर वाला। यानी कि हम गणेश को कहते हैं, है ना, गणेश को क्या कहते हैं दोस्तों, तो लंबोदर कहते हैं, है ना, लंबा उदर वाला। ठीक है, और जलज का अर्थ क्या होता है, जल में जन्मा हुआ। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल हो गए आपके किसके, तो योग रूढ़ के, है ना। तो आप समझ गए होंगे कि रूढ़ क्या है और आपका योग रूढ़ क्या है और आपका यौगिक क्या है। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल आप जैसे नोट कर सकते हैं रूढ़ का, है ना, क्योंकि एग्जाम्पल ही आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन से शब्द रूढ़ हैं, कौन से शब्द यौगिक हैं, कौन से शब्द आपका योग रूढ़ हैं। ठीक है, तो रूढ़ जैसे कि लाल, है ना, इसका हम खंड नहीं कर सकते हैं, लाल हो गया, दीमक हो गया, है ना, दीमक हो गया, मतलब कि वैसा शब्द जिसको हम अगर खंड करेंगे तो उसका कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलेगा। ठीक है, अब जैसे चीटी है, दिन है, रात है, मत है ना, सरल है, धन है ना, छोटा छोटा शब्द ये हो जाएंगे आपके क्या, तो ये हो जाएंगे आपके रूढ़। और यौगिक के कुछ एग्जाम्पल अगर नोट करना चाहते हैं, जैसे कि गंगा जल, तो गंगा प्लस जल, है ना, गंगा भी एक अर्थ है, जल भी एक अर्थ है। रेलगाड़ी, तो रेल प्लस गाड़ी, है ना, गण नायक, ठीक है, तो गण प्लस नायक। विद्यालय, है ना, तो विद्या जोड़ आलय, है ना,
राजनेता तो राज प्लस नेता, रसोई घर, गौशाला, दुर्जन, बुद्धिमान, तो ये सभी एग्जाम्पल क्या है आपके यौगिक के हैं, है ना, समझ गए। अब देखिए योग रूढ़ के एग्जाम्पल कुछ आपको जानना बहुत जरूरी है, जैसे कि अभी आपको बताए थे लंबोदर, चंद्रशेखर, है ना। लंबोदर हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, लंबोदर है, चंद्रशेखर है, मृत्युंजय है, आपका चतुर्भुज है ना, त्रिलोचन है, नीलकंठ है, तो ये सभी एग्जाम्पल हो जाएंगे आपके किसके, तो योग रूढ़ के हो जाएंगे। समझ में आ गया आपका, है ना। तो ये आप रचना के आधार पर जो शब्द 3 प्रकार के आप यहाँ पर समझ गए। अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे, है ना, अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। शब्द के कुछ भेद हैं, इसको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके बिना दोस्तों हिंदी अधूरा है ना। शब्द के जो भेद हैं दोस्तों, इसको आपको जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो शब्द के जो भेद हैं वो 2 प्रकार के हैं आपके, अर्थ की दृष्टि से सार्थक और एक निरर्थक होता है, ठीक है। शब्द के भेद जो है ना, ये देखिए हम यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे अर्थ की दृष्टि से, ठीक है। पहला जो हम देखेंगे शब्द भेद में वो है अर्थ की दृष्टि से, और अर्थ की दृष्टि से 2 भाग में बांटा गया है, एक तो आपका सार्थक शब्द और एक आपका निरर्थक शब्द। तो भाई साहब आप पूछिएगा कि सर सार्थक शब्द क्या होता है और निरर्थक शब्द क्या होता है, ठीक है, ये भी जानना बहुत जरूरी है। तो सार्थक शब्द किसे कहेंगे, यानी कि वैसे शब्द, यानी कि जिन शब्दों का कुछ अर्थ होता है, नाम ही है सार्थक, तो वैसे शब्द जिसका कुछ अर्थ हो उसको क्या कहेंगे, सार्थक, सिंपल भाषा में, है ना। जैसे कि कमल, है ना, कमल हो गया, इसका कुछ अर्थ तो निकल रहा है ना। कलम हो गया, है ना, कलम हो गया, है ना, इसका कुछ अर्थ निकल रहा है। तो ये हो गए आपके कौन से शब्द, सार्थक शब्द। अब निरर्थक किसको कहेंगे जी, है ना। अब निरर्थक किसको कहेंगे, नाम ही है निरर्थक, यानी कि जिन शब्दों का कुछ अर्थ नहीं हो, नी लग गया यानी कि निगेटिव में चल गया। ये सार्थक है तो ये पॉजिटिव में रहेगा, है ना, ये हमेशा निगेटिव में रहेगा, यानी कि इसका कुछ भी अर्थ नहीं निकलेगा। अब जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, मकल। अब मकल कुछ होता है, नहीं होता है, तो इसका अर्थ कुछ नहीं निकल रहा है ना। मलक, अब जैसे एग्जाम्पल है आपका मलक, है ना, तो मलक भी कोई शब्द ऐसा नहीं है जिसका कुछ अर्थ नहीं निकल रहा है। लकम अगर कह दिया जाए, लकम, तो लकम का भी कुछ अर्थ निकल रहा है, नहीं निकल रहा है, तो ये क्या हो जाएंगे, आपके निरर्थक शब्द हो जाएंगे। समझ में आ रही है, समझ में आ रहा है तो एक लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, और नहीं आ रहा है तो नहीं कीजिएगा। तो चलिए, तो ये आप समझ गए सार्थक और निरर्थक, ये हो गए आपके अर्थ की दृष्टि से 2 प्रकार, याद रखिएगा, ठीक है। एग्जाम में आपको पूछेगा कैसे, तो निम्नलिखित में से कौन से शब्द सार्थक शब्द हैं, निम्नलिखित में से कौन से शब्द निरर्थक शब्द हैं, इस प्रकार से एग्जाम में पूछेगा। अगला जो शब्द भेद हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे दोस्तों उत्पत्ति की दृष्टि से, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, उत्पत्ति की दृष्टि से आपका शब्द भेद, है ना। उत्पत्ति की दृष्टि से जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर पढ़ेंगे क्या, तो तत्सम, है ना, सबसे पहले है आपका तत्सम, फिर है आपका दोस्तों तद्भव, फिर है आपका देशज, और एक आप पढ़िएगा विदेशज, है ना। ये 4 जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां से एग्जाम में आपको पूछा जाएगा। तो ये भाई साहब है उत्पत्ति की दृष्टि से। अभी हम लोग पढ़े थे अर्थ की दृष्टि से। देखिए मैं थोड़ा सा धीरे धीरे चल रहा हूं, क्योंकि आपको समझ में भी आना चाहिए, है ना। अगर ये चीज़ आप समझ गए ना, तो आगे आपको एग्जाम्पल बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है, और आप बहुत आसानी से क्वेश्चन आंसर इसका आप कर लीजिएगा। तत्सम किसे कहते हैं, है ना, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, फिक्स है दोस्तों। 3 से 4-5 सवाल आपको यहाँ से पूछेगा ही पूछेगा, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज से 3-4 सवाल तो 100% पूछेगा ही तो पूछेगा, समझ लीजिए, एक भी नहीं छूटेगा, ठीक है। और कुछ एग्जाम्पल भी आपको मैं बता दूंगा, वो आप लिख लीजिएगा, तत्सम का, तद्भव का, देशज का, विदेशज का, ठीक है ना। देखिए तत्सम किसे कहते हैं, तत्सम सिंपल आप समझ लीजिए, संस्कृत के शुद्ध शब्द तत्सम कहलाते हैं। संस्कृत के शुद्ध शब्द को क्या कहते हैं, संस्कृत के शुद्ध शब्द, जी हाँ, संस्कृत के दोस्तों लिख लीजिएगा, शुद्ध जो शब्द है इसी को हम कहेंगे आपका तत्सम कहेंगे। अब जैसे एग्जाम्पल जानना चाहिए आपको, तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, अग्नि। अग्नि क्या है आपका, संस्कृत है ना। जो भी संस्कृत शब्द है दोस्तों वो है आपका तत्सम। एग्जाम में पूछेगा निम्नलिखित में से कौन से तत्सम है, तो जो संस्कृत रहेगा उसको छाट कर टिक करके निकल जाएंगे, है कि नहीं, तो आंसर हो जाएगा आपका अग्नि। अब जैसे सूर्य है, चंद्र है, रात्रि है, तो आपको संस्कृत के कुछ वर्ड आने चाहिए, है ना। अष्ट है, अग्र है ना, अच्छी है, अंचल है, अंधकार है, अश्रु है, आशा है, आद्रक है, इच्छु है ना। तो ये जितने भी शब्द मैंने बता रहा हूँ ये तत्सम है, ठीक है, यानी कि ये संस्कृत के शब्द को क्या कहते हैं, तत्सम कहते हैं। अब जहाँ भी संस्कृत दिखे तो समझिए ये क्या है, तत्सम है भैया,
चलिए अब देखते हैं दूसरा नंबर जो है आपका, वो है आपका भाई साहब तद्भव। ठीक है, तो तद्भव किसे कहते हैं, यानी कि संस्कृत के वे शब्द, तद्भव किसे कहेंगे, संस्कृत के वे शब्द जिनका हिंदी में आकर रूप परिवर्तित हो गया है। देखिए तद्भव भी क्या है, तो ये संस्कृत के ही शब्द हैं, लेकिन हिंदी में आकर के इसका रूप क्या हो गया है, परिवर्तित हो गया है। यानी कि संस्कृत का शब्द का हिंदी, अब जैसे मैंने तत्सम में बताया था अग्नि, अग्नि बताए थे ना, तो अग्नि का हिंदी क्या होता है आपका आग, तो ये आग जो है ये तद्भव शब्द है, लेकिन अग्नि क्या है, तो ये तत्सम शब्द है, समझ गए, है ना। यानी कि संस्कृत के वे शब्द जिनका हिंदी में आकर के रूप परिवर्तन हो जाए उसको कहेंगे तद्भव। जैसे कि आग हो गया आपका, है ना, सूरज हो गया आपका, सूर्य, सूर्य क्या है हमारा, सूर्य दोस्तों संस्कृत है, लेकिन सूरज अगर यही लिख दिया जाए तो सूरज हो जाएगा क्या आपका, ये हो जाएगा आपका तद्भव। ठीक है, अब जैसे चंद्र, अब चंद्र जो है ना ये संस्कृत शब्द है, ठीक है, लेकिन अगर चांद पूछ लिख दिया जाए तो ये चांद हो जाएगा आपका हिंदी शब्द। रात्रि आपका जो है ना, ये रात्रि जो है ना ये संस्कृत है, ठीक है, लेकिन रात्रि का अगर आप कहिएगा तद्भव यानी कि हिंदी रूप इसका क्या होगा, तो रात हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये आपको समझना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा तभी जा करके होगा। ठीक है, जैसे कि आग हो गया, अग्नि का आग हो गया, अंगोच्छ का अंगोच्छा होता है, अष्ट का 8 होता है, अग्र का आगे होता है ना। अच्छी क्या है हमारा, तो तत्सम है, लेकिन आँख क्या है, तो आँख देखिए क्या है हमारा दोस्तों, तद्भव है। यानी कि आँख का संस्कृत क्या होगा, अच्छी, आंचल का संस्कृत क्या होगा, अंचल, अंधेरा का संस्कृत क्या होगा, अंधकार, आंसू का संस्कृत क्या होगा, अश्रु, ठीक है, आस का क्या होगा, आशा, है ना, इतवार का क्या होगा, आदित्यवार, ईख का क्या होगा, इच्छु, ईट का क्या होगा, इष्टिका, है ना। तो ये आपको संस्कृत का जानना बहुत जरूरी है ना, तभी आप तद्भव को निकाल पाइएगा। चलिए, तो ये तद्भव समझ लिए। अगला जो है दोस्तों वो है आपका देशज। तो भाई साहब देशज शब्द किसे कहेंगे, देशज नाम ही से नहीं लग रहा है, देशज यानी कि ये देसी शब्द होगा, है ना, जो हम लोग गांव घर में मतलब कि एक विशेष क्षेत्र में प्रचलन में हम लोग इसका उपयोग करते होंगे। यानी कि वे शब्द क्षेत्र विशेष में प्रचलित होते हैं, है ना, वे शब्द क्षेत्र विशेष में प्रचलित होते हैं, उसी को कहेंगे देशज। ठीक है, यानी कि शब्द मतलब ये जो शब्द है ना ये विशेष क्षेत्र में प्रचलित होता है, सब जगह आपको प्रचलित नहीं होता है। अब जैसे चिड़चिड़ाना, पगड़ी, तो पगड़ी का प्रयोग सब जगह नहीं होता है, ठीक है, पगड़ी का एक किसी विशेष क्षेत्र में प्रयोग होता है। इतराना, ठीक है, अब इतराना जो है ना ये भी किसी विशेष, जैसे ठुमरी, डिबिया, डाब, लड़का, पेट, डोंगा, लोटा, बयान, तो ये सब किसी क्षेत्र विशेष में बोला जाता है, उसको कहते हैं देशज शब्द, यानी कि देसी शब्द, है ना, देसी शब्द। तो ये देशज भी आप समझ गए। और जो अगला है दोस्तों वो है आपका विदेशज। अगला क्या है आपका, तो वो है आपका विदेशी शब्द। विदेशज मतलब विदेशी शब्द ही आप समझ सकते हैं, है ना। विदेशज का मतलब क्या हो गया भाई, तो ये हो गया आपका विदेशी शब्द। तो नाम ही है विदेशी, यानी कि विदेशी को हम लोग अपने रूप में अपना लिए हैं। बहुत सारे चीज़ है, जैसे कि फारसी शब्द है आपका अफसोस, हम लोग कहते हैं ना बहुत अफसोस हो गया यार, है ना, मेरा पैसा भुला गया, बहुत अफसोस हो रहा है। आबदार, आबरू, है ना, आपका आवारा, आवाज, तो ये सब फारसी शब्द है, ये विदेशी शब्द है ना, ये विदेशज के अंतर्गत आएगा, विदेशी है ना, लेकिन हम लोग उसको अपने में यूज करते हैं। आईना, उम्मीद, कबूतर, कमीना, कुश्ती, ये आपको लगता होगा कि हिंदी है, नहीं, ये फारसी है, ये विदेशी शब्द है। ठीक है, अब जैसे अरबी शब्द में जैसे अजीब, अमीर, है ना, औसत, औरत, औलाद, कसूर, ये सभी अरबी शब्द है, ये सभी आ जाएंगे किस में, तो ये सभी आ जाएंगे आपके विदेशज शब्द में। स्कूल, बैंक, रेल, ट्रक, पैंट, ये सभी दोस्तों आ जाएंगे आपके विदेशी शब्द में, है ना। जैसे कुछ अंग्रेजी के भी मैं आपको वर्ड बताता हूँ यहाँ पर, है ना, अंग्रेजी के भी जो कुछ शब्द हैं, जैसे कॉलेज है, अफसर है, इंजन है, साइकिल है, रेडियो है, हम लोग प्रयोग करते हैं ना, ये अंग्रेजी है, लेकिन हम लोग इसको हमेशा दिन भर में बहुत बार प्रयोग करते हैं ना। साइकिल, साइकिल ये हिंदी वर्ड नहीं है, ये अंग्रेजी है, ठीक है, तो ये विदेशज में आ जाएगा। रेडियो ये भी हिंदी नहीं है, ये अंग्रेजी है ना। हम लोग को बोलते बोलते लग रहा है कि ये हिंदी हो गया है, नहीं, ये आपका क्या है, अंग्रेजी है, और ये विदेशज शब्द है आपका। ठीक है, तो ये आप समझ गए, तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशज, ये 4 समझ गए आपके। ये था आपका उत्पत्ति की दृष्टि से। और इससे पहले हम लोग क्या समझे थे, उत्पत्ति की दृष्टि से 4 पक्ष समझ लिए, अर्थ की दृष्टि से 2 था, सार्थक और निरर्थक। उसके पहले हम लोग क्या समझे जी, तो रचना के आधार पर जो 3 प्रकार के शब्द थे, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, है ना, ये भी समझ लिए। उसके बाद पहले हम लोग पद समझ लिए, ध्वनि क्या होता है ये भी समझ लिए। ठीक है, अब हमको क्या पढ़ना है,
तो अब पढ़ना है रूप परिवर्तन की दृष्टि से। जी हाँ, तो रूप परिवर्तन की दृष्टि से भी जो आपका शब्द होता है इसको दो प्रकार में बांटा गया है। एक तो हो गया दोस्तों आपका विकारी, है ना, एक हो गया आपका विकारी और एक हो गया आपका अविकारी, है ना, एक हो गया आपका विकारी और एक हो गया आपका अविकारी। अब विकारी किसको कहेंगे? विकारी से ही देखिए पता इसी से चल रहा है कि जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक आदि के आधार पर रूप परिवर्तन हो जाता है उसे कहते हैं विकारी शब्द। अब जैसे कि आपको मतलब कि इसका लिंग पता चल जाना चाहिए, है ना, इसका वचन पता चल जाना चाहिए, कारक पता चल जाना चाहिए, मतलब उसके शब्द से, यानी कि जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक आदि के आधार पर रूप परिवर्तित हो जाता है, जैसे लड़का, पढ़ता, वह, गोरा, ये सभी क्या है? विकारी शब्द। अविकारी शब्द में क्या आएगा? यानी कि जिन शब्दों के रूप में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, नाम ही है अविकारी, मतलब कि इसमें दोस्तों किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। अब जैसे कि धीरे धीरे, किंतु, और, परंतु, ऊपर, नीचे, ये सब हो गए आपके अविकारी शब्द। ठीक है, तो विकारी समझ लिए, अविकारी समझ लिए। अब कुछ अभ्यास कर लिया जाए सवाल को, है ना, कुछ प्रश्न को हम लोग अभ्यास कर लेते हैं, है कि नहीं? ये चीज़ आप समझ लिए। चलिए, तो शब्द विचार यहाँ पर समझ लिए, अब हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं? अभ्यास करते हैं। तो पहला सवाल है आपका, चलिए तो वीडियो को सभी लोग एक बार लाइक कर देना है। ये रहा दोस्तों आपका पहला सवाल। फर्स्ट नंबर सवाल कह रहा है कि कौन सा सवाल है कि पत्थर का तत्सम रूप होता है। अब बताइए कि पत्थर का तत्सम रूप क्या होता है? पाथर होता है, प्रस्तर होता है, पत्थर होता है या पठार होता है? अब देखिए पत्थर है, इसका क्या पूछ रहा है? तत्सम पूछ रहा है। तो तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, अभी आप समझे थे। तो आपका पत्थर का तत्सम क्या हो जाएगा? प्रस्तर हो जाएगा। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा? आंसर नंबर बी हो जाएगा भाई साहब, प्रस्तर हो जाएगा। ये आप यहाँ से याद रखिएगा। ठीक है, पत्थर का तत्सम हो जाएगा आपका क्या? प्रस्तर। ठीक है, चलिए सभी लोग अपना अपना जवाब देते चलिएगा, है ना। चलिए जी, चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। आपका आंसर नंबर इसका बी हो, आंसर नंबर हो गया बी। अगला चलते हैं आपका दूसरा नंबर कि कौन सा शब्द जो है वो तद्भव शब्द नहीं है। बताइए कौन सा जो शब्द है वो आपका तद्भव शब्द नहीं है, ये बताना है। दूध, तात, पत्ता, हाथ, तद्भव शब्द नहीं है। और तद्भव के बारे में मैंने बताया था अभी कि तद्भव किसे कहते हैं, यानी कि संस्कृत के वे शब्द जिसका हिंदी में आकर के रूप परिवर्तित हो जाए उसको कहेंगे तद्भव। तो हिंदी में आकर के रूप परिवर्तित किसका हुआ है? दूध का, तात का, पत्ता का या हाथ का? दूसरा का क्या होगा आपका आंसर? दूसरा का आंसर क्या होगा? यानी कि कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तो देखिए दूध आपका तद्भव है ना, नहीं पूछ रहा था तो ये ध्यान दीजिएगा ना। दूध तद्भव है और आपका पत्ता भी तद्भव है ना, हाथ भी तद्भव है। ठीक है, कौन सा नहीं होगा? तो वो तात नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, तात कोई मतलब ऐसा शब्द नहीं है, तो आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, बिल्कुल सही। चलते हैं अगला सवाल आपका 3 नंबर। 3 नंबर प्रश्न में है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज शब्द है। अब देखिए देशज मतलब कि किसी खास जगह पर इसका यूज होता होगा, है ना। देशज शब्द कौन सा है? स्वर्ण, श्वास, सुई, लोटा। अब आप समझ गए होंगे कि इसका आंसर क्या होगा? ले लोटा। अब बताइए कि ले लोटा, तो ले लोटा आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि आंसर क्या हो जाएगा भाई साहब? लोटा जो है ये आपका कौन सा शब्द है? तो ये हो जाएगा आपका देशज, है ना, देशज शब्द हो जाएगा आपका लोटा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर नंबर डी नंबर हो जाएगा आपका देशज शब्द। ठीक है, समझ गए। चलिए अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 4 नंबर सवाल है कि किंतु कैसा शब्द है। बताइए किंतु जो है ये कैसा शब्द है ना। किंतु ये आपका है जो कैसा शब्द है? तत्सम है, विकारी है, तद्भव है या अविकारी है? किंतु कैसा शब्द है? देखिए मैंने आपको अभी बताया था विकारी और अविकारी। विकारी और अविकारी के बारे में बताए थे, यानी कि रूप परिवर्तन की दृष्टि से जो शब्द होता है वो 2 प्रकार का होता है, एक विकारी और एक अविकारी। अविकारी में हम क्या बताए थे? यानी कि जिन शब्दों के रूप में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है उसे कहते हैं अविकारी। तो किंतु जो है ना, किंतु में दोस्तों हम किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, और जो किंतु है ये आपका क्या हो जाएगा, है ना, ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका अविकारी शब्द हो जाएगा। यानी कि आंसर नंबर हो जाएगा आपका डी नंबर।
ठीक है, आंसर नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं आपका 5 नंबर। 5 नंबर सवाल है कि तत्सम शब्द कौन सा है, बताइए तत्सम शब्द कौन सा है, गांव है, गृह है, पांव है या आंख है। तत्सम शब्द आपको बताना है कौन सा है। तो तत्सम के बारे में मैंने अभी क्या बताया था, देखिए मैं इतना बार रिपीट कर दूंगा कि आपको याद हो जाएगा। तत्सम के बारे में क्या बताए थे, यानी कि संस्कृत के शुद्ध शब्द, है ना। तत्सम सबसे पहले होता है, फिर तद्भव होता है, फिर देशज होता है, फिर विदेशज होता है। तो संस्कृत के शुद्ध शब्द को क्या कहेंगे, तत्सम कहेंगे। तो यहाँ पर संस्कृत शब्द कौन दिख रहा है, गाँव संस्कृत है, नहीं। पाँव संस्कृत है, नहीं। आँख संस्कृत है, नहीं। तो यहाँ पर संस्कृत क्या हो जाएगा दोस्तों, गृह। जी हाँ, ये जो गृह है ना, ये है आपका दोस्तों तत्सम शब्द, यानी कि ये संस्कृत शब्द है। आपका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है तो फिर देख क्या रहे हैं, शर्मा क्यों रहे हैं, एक लाइक तो कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है 6 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निरर्थक शब्द है, बताइए निरर्थक शब्द कौन सा है। निरर्थक शब्द किसको कहेंगे, है ना। निरर्थक के बारे में मैंने आपको बताया था कि अर्थ की दृष्टि से जो शब्द होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक तो सार्थक और एक निरर्थक। तो निरर्थक यानी कि जिन शब्दों का कुछ अर्थ नहीं हो उसे कहेंगे भाई साहब निरर्थक। तो कौन सा शब्द ऐसा है जिसका कोई भी अर्थ नहीं है, दाल, रोटी, भात। तो दाल तो आप खाते हैं पीते हैं, है ना, रोटी भी खाते हैं, भात भी खाते हैं, लेकिन ओटी कुछ होता है क्या, नहीं, ओटी नहीं होता है कुछ। तो आपका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, है ना। कितना आसान है, समझ गए, है ना। आंसर हो गया आपका बी। अगला प्रश्न है आपका 7 नंबर। 7 नंबर सवाल है कि निम्न में से विकारी शब्द का उदाहरण कौन सा है। विकारी, है ना, विकारी के मतलब मैंने अभी बताया था, है ना। विकारी मैंने अभी बताया था कि विकारी किसको कहेंगे, रूप परिवर्तन की दृष्टि से, है ना। रूप परिवर्तन की दृष्टि से पढ़े थे 2 प्रकार का, एक तो विकारी और एक अविकारी। तो विकारी किसको बोले थे कि जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक आदि के आधार पर रूप परिवर्तन हो जाता है उसको कहते हैं विकारी शब्द। तो किसका यहाँ पर परिवर्तन हो रहा है दोस्तों, ऑप्शन देख लीजिए, परंतु है, सनह सनह है, बालक है या वाह है। क्या होगा आपका 7 का आंसर, है ना। तो देखिए किसका परिवर्तित होगा, तो मैंने एग्जाम्पल में भी बताया था आपको, वो हो जाएगा आपका बालक, है ना। आंसर हो जाएगा आपका बालक, आंसर नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं आपका 8 नंबर। 8 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा जो शब्द है वो तद्भव शब्द है। तो तद्भव के बारे में मैंने क्या बताया था, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, यानी कि मतलब कि हिंदी के वे शब्द जो संस्कृत से डायरेक्ट आए होंगे, है ना। यानी कि तद्भव के बारे में क्या बताए थे, यानी कि संस्कृत के वे शब्द जिसका हिंदी में आकर के रूप क्या हो गया, परिवर्तित हो गया। अब जैसे एग्जाम्पल है अंधेरा, प्रकाश, रात्रि और चंद्र। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, है ना, तद्भव शब्द बताना है आपको। तो 8 का आंसर क्या होने वाला है, तो क्या होगा भाई साहब, अंधेरा है, प्रकाश है, रात्रि है या चंद्र है। तो क्या होगा आपका 8 का तद्भव शब्द कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा अंधेरा। अंधेरा जो है ना ये आपका तद्भव हो जाएगा, ठीक है। अंधेरा जो हो जाएगा ये आपका तद्भव हो जाएगा, याद रखिएगा आपका, ठीक है। चलिए अंधेरा। अगला प्रश्न है आपका दोस्तों 9 नंबर सवाल। 9 नंबर है कि निम्न में से कौन सा शब्द सार्थक है, बताइए। सार्थक और निरर्थक अभी आपको समझाए थे, है ना, कि सार्थक किसको कहेंगे और निरर्थक किसको कहेंगे। तो सार्थक का मतलब जिन शब्दों का कुछ अर्थ होता है उसको कहेंगे सार्थक। अब देखिए वाय, वाणी, भात, वाग। अब देखिए वाय, वाणी, भात, वाग में किसका अर्थ हो रहा है दोस्तों, तो 9 का क्या हो जाएगा, है ना, आंसर हो जाएगा भात। जी हाँ, इसका कुछ अर्थ होता है ना, हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका 10 नंबर सवाल। 10 नंबर प्रश्न है कि मस्तक शब्द है, मस्तक शब्द कौन सा है, तत्सम, तद्भव, विदेशी या देशज। अब मस्तक जो शब्द है दोस्तों ये तत्सम है या तद्भव है या देशज है या विदेशज है ना। देखिए मस्तक जो है ना ही देशज है और न ही विदेशज है और न ही तद्भव है। तो ये क्या है आपका दोस्तों, ये संस्कृत शब्द है आपका मस्तक, और संस्कृत है तो ये क्या हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा, यानी कि आंसर नंबर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। तो ये 10 महत्वपूर्ण सवाल थे, इसका आंसर आपको यहाँ पर दे दिया गया है। अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं संज्ञा पढ़ेंगे, ठीक है। अभी आपकी क्लास समाप्त नहीं हुई है, संज्ञा को हम यहाँ पर समझेंगे और उसका भी कुछ एग्जाम्पल हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो संज्ञा सबसे पहले कहते किसको हैं,
है ना। ये चीज़ आप समझ में आ गया कि नहीं, शब्द विचार अभी जो पढ़ाया गया है ना, अगर एक दो बार इसको और देख लीजिएगा ना आपको पूरा समझ में आएगा। आपके पास कोई भी बुक होगा उसमें से आप प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको सारा उसमें धीरे धीरे बनने लगेगा, है ना। लेकिन एक दो बार प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा और इसके बारे में समझना पड़ेगा, तदभव तत्सम देश विदेश के बारे में थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, है ना। उसके बाद आपका वो एग्ज़ाम आपका बनने लगेगा। चलिए तो दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना है और बेल आइकन प्रेस भी कर देना है, ठीक है। समझ में आ रहा है तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कर देना है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं संज्ञा। जी हाँ, संज्ञा से आप लोग परिचित तो होंगे ही बचपन से ही। संज्ञा किसे कहते हैं, हम लोग बचपन से रटते आ रहे हैं, किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान भाव के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। और बिल्कुल सही बात है ना। बिल्कुल सबसे आसान शब्दों में यही कह सकते हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं। तो संज्ञा किसे कहते हैं जी, तो किसी भी व्यक्ति, है ना, किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान या भाव के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान भाव के नाम को क्या कहेंगे, संज्ञा कहते हैं। बस इतना ही हमको जानना है। अगला है संज्ञा के भेद, आपको समझ में आना चाहिए कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं और यहीं से सारे भेद आपका खुलेगा कि मतलब कि कौन कौन से सवाल यहाँ से पूछे जाएंगे, है ना। जैसे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और आपका द्रव्यवाचक संज्ञा। यानी कि संज्ञा के भेद कितने हो गए, तो संज्ञा के कितने लड़के हैं, तो 5 लड़के हैं इसके, है ना। संज्ञा के कितने लड़के हैं, 5 लड़के हैं। कौन कौन से लड़के हैं, तो देखिएगा इसके लड़के का नाम है पांचों का, क्या क्या नाम है, तो पहला का नाम है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या नाम है पहला का नाम है आपको, क्या नाम है पहला का, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, जिससे जाति का पता हो लगेगा। भाववाचक संज्ञा, जिससे भाव का पता चलेगा। समूहवाचक संज्ञा, जिससे समूह का पता चलेगा। और एक है आपका द्रव्यवाचक संज्ञा, जिससे द्रव्य का पता चलेगा। इसको हम डिफिनीशन यहाँ पर अभी दिखाने वाले हैं आप लोग को कि आखिर जातिवाचक संज्ञा कहते किसको हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते किसको हैं, है ना। और यहीं से तो सवाल बनेगा आप लोग का, है ना। यहीं से तो सवाल बनेगा कि आखिर व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। यानी कि जिस शब्द से किसी निश्चित प्राणी, व्यक्तिवाचक अगर रहे एग्जाम में पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो आप कैसे पता करिएगा। यानी कि निश्चित, यहाँ निश्चित शब्द मैं जरूर लगा देता हूँ क्योंकि आपको समझना चाहिए कि कोई भी जो शब्द है ना, निश्चित प्राणी, व्यक्ति, वस्तु, यानी कि निश्चित प्राणी, निश्चित व्यक्ति, निश्चित वस्तु अथवा निश्चित स्थान का बोध हो तो उसे कहेंगे व्यक्तिवाचक, है ना। निश्चित चीज होना चाहिए। अब जैसे कि लाल किला तो एक ही को है भारत में और निश्चित है आपका। ताजमहल, तो ताजमहल क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक के अंतर्गत, है ना। श्री राम तो क्या हो जाएगा आपका, ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएंगी, है ना। अमेरिका 5 को थोड़ी है, एक ही को ना है, तो ये निश्चित है ना हमारे पास, तो आपका क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा आपका व्यक्तिवाचक। भारत है, रामायण है, महात्मा गांधी है ना, हिमालय है, गंगा नदी। अब देखिए नदी जो है ना वो जातिवाचक में आ जाएगा, लेकिन अगर नदी का नाम अगर लिख दिया जाए, जैसे गंगा है, यमुना अगर लिख दिया जाए तो ये आ जाएगा व्यक्तिवाचक में। यही समझना है आपको, है ना। जैसे नदी दे दिया जाए तो कहेगा सर नदी तो गंगा नदी हम लोग पढ़े थे व्यक्तिवाचक में, नहीं भाई साहब, एक नाम दे दिया ना गंगा, तो नाम आ गया ना, ये निश्चित हो गया तो ये व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। लेकिन नदी तो बहुत सारा है, गंगा भी है, यमुना भी है, सरस्वती भी है, हजारों नदियां हैं, तो ये आ जाएंगे आपको जातिवाचक में। तो ये आप यहाँ से ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए तो आप समझ गए होंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, नोट भी कर लेना है। यानी कि जिस शब्द से किसी निश्चित प्राणी, व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल में लिख लेना है लाल किला, ताजमहल, अमेरिका, भारत, रामायण, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, कुछ भी लिख सकते हैं, है ना। जिससे क्या हो तो एकदम निश्चित पता चले कि हाँ वही व्यक्ति के बारे में हम बोल रहे हैं, ठीक है। चलिए दूसरा जो है दोस्तों वो है आपका जातिवाचक संज्ञा। दूसरा जो है वो है आपका जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक नाम ही से पता चल रहा है किसी जाति का बोध होता होगा, है ना। यानी कि जिस शब्द से किसी संपूर्ण जाति का बोध हो, सिंपल लिख लेना है, संपूर्ण जाति का बोध हो, ना। जिस शब्द से किसी संपूर्ण जाति का बोध हो उसे कहेंगे आप, क्या कहेंगे, जातिवाचक संज्ञा। अब जैसे कि नदी, तो नदी कहने का अर्थ ये हो गया कि सारी नदी, है ना, इसमें सभी नदी आ जाएगा आपका, है ना। नगर, तो नगर कहने का मतलब किसी एक नगर की बात हम नहीं कर रहे हैं, सभी नगर की बात कर रहे हैं। पर्वत, तो पर्वत में हम किसी एक हिमालय की बात नहीं कर रहे हैं या अरावली की बात
बात नहीं कर रहे हैं, हम पर्वत की बात कर रहे हैं। तो पर्वत का मतलब ये सभी पर्वत हो जाएगा, है ना। लड़का, तो लड़का कहने का मतलब ये सब लड़का हो गया, है ना। लड़की, तो ये सभी लड़की के बारे में हो गया। तो ये किसी जाति का बोध हो रहा है ना, लड़का जाति का बोध हो रहा है, लड़की जाति का बोध हो रहा है। बैल, तो सभी बैल इसमें आ जाएंगे, है ना। भैंस, तो सभी भैंस इसमें आ जाएंगे। चिड़ियाँ, तो सभी चिड़ियाँ इसमें आ जाएंगे, है ना। कौआ, तो सभी कौआ इसमें आ जाएगा। पुस्तकालय, तो सभी पुस्तकालय इसमें आ जाएगा। यानी कि किसी एक संपूर्ण जाति का बोध हो उसे कहेंगे जातिवाचक संज्ञा। समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए कुछ एग्जाम्पल भी मैंने आपको बता दिया। अगला जो है दोस्तों, देखिए ये सिंपल चीज़ें हैं, लेकिन आप बहुत दिन से इसको नहीं पढ़े हैं तो आप इसके दिमाग से, लेकिन जब पढ़ा रहे हैं दोस्तों तो थोड़ा सा अच्छा से समझ लीजिए। भाववाचक, नाम ही है दोस्तों भाव, तो इससे क्या पता चलेगा हमें, यानी कि किसी पदार्थ के गुण का पता चलेगा, है ना। जैसे कि चालाक, है ना, चालाक हो गया, मोटापा हो गया, बुढ़ापा हो गया, है ना, कमजोरी हो गया, विनम्रता हो गया, है ना, मिठास हो गया, खटास हो गया। तो ये सभी चीज़ें क्या है, भाव। भाव पता चल रहा है ना कि मिठास है, नम्रता है ना, दयालु है ना। तो ये जिससे भाव का पता चले किसी व्यक्ति के, तो वो हो जाएगा आपका भाववाचक संज्ञा। गुण का पता चले, भाव का पता चले, धर्म का पता चले, दोष का पता चले, अवस्था का पता चले, स्वभाव का पता चले, तो उसे कहेंगे भाववाचक संज्ञा। नोट कर लेना है, एग्जाम्पल भी नोट कर लीजिए, जैसे कि बुढ़ापा, मोटापा, पशुता, मानवता, आपका हिंदुत्व, है ना। तो ये सभी चीज़ किसमें आ जाएंगे, मित्रता, है ना, खटास, मिठास, तो ये सभी आ जाएगा आपका भाववाचक संज्ञा में आपका, ठीक है। नेक्स्ट जो है दोस्तों वो है आपका समूहवाचक संज्ञा। अब देखिए समूह, नाम से ही पता चल रहा है समूह, यानी कि किसी समूह का बोध होता होगा, यानी कि जिस संज्ञा शब्द से एक ही जाति की वस्तुओं के समूह का बोध होता होगा, है ना। अब जैसे कि कक्षा कह सकते हैं, तो कक्षा में जितने भी बहुत सारे बच्चे हैं, एक बच्चे तो होते नहीं हैं, है ना, उसमें सैकड़ों बच्चे होते हैं, तो ये कक्षा जो है समूह, है ना। जैसे कि सेना, तो सेना का एक पूरा समूह है, तो ये हो जाएगा किसमें, तो ये हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा में। अब जैसे चाबी का गुच्छा, ठीक है, तो चाबी का जो गुच्छा है उसमें, गुच्छा कहने का मतलब आ गया कि उसमें 5, 10, 4 हो सकता है, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका दोस्तों समूहवाचक। ढेर लगा हुआ है किसी चीज़ का, है ना, तो वो भी आ जाएगा आपका किसमें, तो समूहवाचक संज्ञा में, है ना। गुच्छा है, गट्ठर है, ढेर है, आपका टुकड़ी है, गिरोह है, संघ है, समूह है, सेना है, कक्षा है, तो ये सभी आ जाएंगे समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत। समझ गए होंगे आप। जो लास्ट है दोस्तों वो है आपका क्या, तो वो है आपका द्रव्यवाचक संज्ञा। अब द्रव्यवाचक संज्ञा को हम कैसे समझेंगे, यानी कि जिस संज्ञा से किसी ऐसे पदार्थ या द्रव्य का बोध हो जिसे हम नाप तौल सकते हैं। अब जैसे चावल है ना, चावल को तो आप गिन नहीं ना सकते जी, चावल को हम लोग नापते हैं, है ना, चावल को हम लोग तौलते हैं, नापते नहीं है, तौलते हैं। अब जैसे आ जाएगा इसमें सोना है, चांदी है, लोहा, तांबा, दूध, दही, पानी, घी, तेल, तो ये सारे किस में आ जाएंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएंगे आपके, ठीक है। जिसको हम लोग क्या करेंगे, नापेंगे और तौलेंगे। तो ये सिंपल यहाँ ध्यान में रखिएगा, जिसको किसको हम नापते तौलते हैं, बाजार में जाते हैं, खरीदते हैं कि नहीं खरीदते हैं, तो वो हो जाएगा आपका द्रव्यवाचक संज्ञा। बस इतना ही हमको समझना था, ये 5 भेद था संज्ञा का, और इसी से संबंधित आपका अभी हम सवाल लगाने वाले हैं, ठीक है। चलिए तो कुछ महत्वपूर्ण सवाल को हम देख लेते हैं। सबसे पहला नंबर सवाल है आपका कि नम्रता निम्न में से किस प्रकार की संज्ञा है ना। नम्रता जो है वो किस प्रकार की संज्ञा है, और अभी तक हमारे ग्रुप में आप नहीं जुड़े हैं तो सभी लोग जल्दी से जुड़ जाइएगा। हमारा नंबर है 7857824310। जी हाँ, ये है आपका व्हाट्सएप नंबर, आप इस पर मैसेज करके हमारे यहाँ जुड़ सकते हैं। मात्र अभी 499 का इसमें चार्ज है, जहाँ आपकी पूरी तैयारी होगी, है ना, 1 से लेकर के आपका 12 तक, है ना, 1 to 5 तो आपका होगा ही। 9, 10th में दोस्तों आपकी जो सामाजिक विज्ञान है उसकी पूरी तैयारी चल रही है, चारों सब्जेक्ट की उसकी तैयारी होगी। उसके अलावा हिंदी तो आपको सब में बराबर पूछेगा, तो हिंदी तो आपको 1 से लेकर के 12 क्लास तक सबका आपका सेम ही है ना, तो यहाँ से पूरा हो जाएगा आपका। उसके अलावा सामान्य अध्ययन जो 50 सवाल वाला है वो भी सबको पूछा जाएगा, तो उसकी भी तैयारी हो रही है, ठीक है। तो अभी फिलहाल 2 क्लास चल रही है हमारे यहाँ, एक तो 3 बजे से और एक आपकी कितने बजे से, तो 9 बजे रात्रि में। तो 2 क्लास फिलहाल चल रही है, दोनों क्लास करना है। 9 बजे रात्रि में जो क्लास चल रही है वो आपका NCERT सीरीज चल रहा है, जिसमें ज्योग्राफी खत्म होने वाला है ना। बस अब एक चैप्टर और बचा है, वो भी आपका 2 दिन में समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम आएंगे हिस्ट्री पर, ठीक है, और हिस्ट्री को भी आपका पूरा 6 से लेकर के मतलब 10 तक आपको पूरा खत्म करेंगे।
चलेंगे, है ना। 6 से हम शुरू करेंगे और लेकिन सिर्फ क्वेश्चन आंसर करेंगे, क्योंकि पूरा थ्योरी करवाने में बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, है ना। तो सिर्फ उसका क्वेश्चन आंसर हम करते चलेंगे। जो महत्वपूर्ण सवाल है जो पूछे जाएंगे चैप्टर से, है ना, हर एक चैप्टर से, किसी से 30 है, किसी से 40 है, किसी से 50 है, तो उस अनुसार से आप लोग को करवाते चलते हुए चलेंगे, ठीक है। चलिए जी, तो अब बताइए, इसका बताना है पहला जो है आपका नम्रता, है ना। तो ये नंबर है हमारा, इसी पर आपको फ़ोन पे, गूगल पे, ऑनलाइन पे करके 499 का अभी चार्ज है। जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता है तो सभी लोग इस ग्रुप में जुड़ जाइए। बहुत सारे लोग इसमें जुड़े हैं और आप भी इसमें जुड़ जाइए, ठीक है। नम्रता निम्न में से किस प्रकार की संज्ञा है बताइए? समूहवाचक है, भाववाचक है, जातिवाचक है या व्यक्तिवाचक है? नम्रता, देखिए नम्रता से क्या पता चल रहा है? किसी का भाव पता चल रहा है कि वो व्यक्ति वो क्या है, नम्र है ना। बहुत नम्र व्यक्ति, कहते हैं बहुत नम्र व्यक्ति है भाई, बहुत नम्रता व्यक्ति, है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका? भाववाचक संज्ञा हो जाएगा, है ना। समूह का तो पता चल नहीं रहा है हमें, है ना। जाति का तो पता चल नहीं रहा, व्यक्ति का तो पता चल नहीं रहा, क्या पता चल रहा है? किसी के भाव का पता चल रहा है, तो भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। दूसरा नंबर सवाल है दोस्तों कि नदियों के नाम किस संज्ञा के अंतर्गत आते हैं? देखिए नदी के नाम पूछ रहा है, तो नदी के नाम कह दिया ना, नदी नहीं कह रहा है, नदी नहीं कह रहा है। अगर नदी कह देता तो ये हो जाता जातिवाचक संज्ञा, है ना। लेकिन नदी के नाम जैसे कि गंगा, है ना, जैसे कि गंगा, यमुना, सरस्वती, है ना, और भी बहुत सारी नदियां हैं। तो नदी का नाम जैसे ही आ जाए कि गंगा कौन सा यहाँ पर संज्ञा है, तो गंगा है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा, समझ गए ना। तो ये मैंने पहले ही समझा दिया, क्लियर कर दिया। अगर नाम आवे तो व्यक्तिवाचक और पूरा नदी आवे तो आपका क्या हो जाएगा? पूरा अगर नाम आवे तो व्यक्तिवाचक और सिर्फ नदी आवे तो क्या हो जाएगा जी? जातिवाचक। अब जैसे कि पर्वत, तो पर्वत में सभी पर्वत का बात हो रहा है ना, तो ये पूरे जाति, पर्वत जाति का बोध हो रहा है, तो ये आ जाएगा आपका जातिवाचक में पर्वत। लेकिन अगर हिमालय कह दिया जाए तो हिमालय आ जाएगा व्यक्तिवाचक में, यानी कि किसी खास हिमालय की बात की जा रही है। हिमालय तो 50 को है नहीं, हिमालय मात्र एक ही है दुनिया में, है ना। और वो खड़ा हिमालय बता रहा है डरो ना आंधी पानी से, है कि नहीं। तो आपको भी नहीं डरना है, आंधी पानी से लगे रहना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका 3rd नंबर। तीसरा नंबर है कि राम ने सुरेश के साथ मित्रता का निर्वाह किया। जी हाँ, राम ने सुरेश के साथ मित्रता का निर्वाह किया। इसमें भाववाचक संज्ञा कौन सी है? देखिए इस प्रकार के भी सवाल आपको पूछे जाएंगे। एक वाक्य लिख देंगे और उसमें एक भाववाचक संज्ञा रहेगा उस वाक्य में, उसको आपको पता करना है। अब देखिए राम तो कुछ भाववाचक संज्ञा है नहीं, राम क्या है? तो एक संज्ञा है ना। और सुरेश के साथ मित्र का निर्वाह किया, ये मित्रता जो आपको दिख रहा है ना, ये मित्रता से क्या पता चल रहा है? किसी के भाव का पता चल रहा है कि राम ने सुरेश के साथ क्या व्यवहार किया? तो मित्रता का व्यवहार किया, यानी कि मित्रता क्या हो जाएगा? ये भाव पता चल रहा है, यानी कि दोस्तों यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर, है ना। तो इसमें भाववाचक संज्ञा ही हमसे पूछ रहा था, समझ गए। चलिए अगला प्रश्न है आपका 4 नंबर। कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? अब देखिए जातिवाचक मतलब कि किसी पूरे जाति का बोध होता होगा। अब पूरे जाति का बोध किससे हो रहा है? गोपाल नहीं, गोपाल से नहीं हो रहा है। सोना से नहीं हो रहा है, क्योंकि सोना तो द्रव्यवाचक है। बचपन भी नहीं होगा। घोड़ा हो जाएगा, यानी कि पूरे घोड़ा जाति का बोध हो जाएगा दोस्तों बचपन से, घोड़ा से, है ना। पूरे घोड़ा जाति का बोध हो जाएगा। तो ये हमारा घोड़ा क्या है आपका? ये हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा, है ना, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। बचपन क्या हो जाएगा? तो बचपन तो भाव ना पता चल रहा है बचपन से, तो बचपन तो भाववाचक संज्ञा हो जाएगा, है कि नहीं। सोना आपका द्रव्यवाचक हो जाएगा। नेक्स्ट है कमल। तो कमल दोस्तों कैसा शब्द है? भाववाचक है, जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है या समूहवाचक है? इसका आंसर आप लोग को देना है, मैं नहीं बताऊंगा, बताइए जल्दी से। देखिए कमल, है ना, कमल क्या होगा? देखिए कमल कहने का अर्थ ये हो गया ना, किसी निश्चित प्राणी के बारे में हमको कह रहे हैं, किसी निश्चित वस्तु के बारे में हम कह रहे हैं, वो कमल है। तो निश्चित वस्तु जब भी आ जाए तो वो क्या हो जाएगा? नहीं ये भाव होगा और नहीं ये जाति होगा और नहीं ये समूह होगा। क्या हो जाएगा? ये व्यक्तिवाचक हो जाएगा आपका कमल, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी नंबर। आप लोग अपना अपना कमेंट करते चलिएगा, ठीक है। चलिए जी अगला प्रश्न है आपका भाववाचक संज्ञा है। अब बताइए कि यहाँ पर किससे भाव का पता चल रहा है? सज्जन, निर्धनता, दुर्जन या अर्जुन? भाववाचक संज्ञा कौन सा है? देखिए सज्जन से ये नहीं पता चल रहा है कि सज्जन किसके बारे में कह रहे हैं, है ना, किसी के बारे में कहेंगे तब तो, है ना। यहाँ पर सज्जन से नहीं पता चल रहा है कि ये मतलब कि भाव निकल रहा है ना। निर्धनता, हाँ इससे पता चल रहा है दोस्तों कि निर्धनता ये हो गया कि निर्धनता मतलब गरीबी, है ना, या फिर रहता प्रसन्नता, निर्धनता, या फिर और भी रहता मिठास हो गया आपका, है ना। तो ये हो जाएंगे आपके क्या भाव, इससे पता चल रहा है दोस्तों। आपका आंसर नंबर हो जाएगा बी नंबर आपका बिल्कुल सही।
नेक्स्ट है आपका 7 नंबर सवाल, कह रहा है कि जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा है। अब देखिए किसी जाति का यहाँ पता चलना चाहिए। अब नदी, झील, पर्वत क्या हो जाएगा आपका जातिवाचक संज्ञा यहाँ पर कौन सा होगा, है ना। जातिवाचक अच्छा नहीं, वही हमको लग रहा है कि क्योंकि जातिवाचक संज्ञा एक से अधिक यहाँ पर दे दिया था, है ना। तो ये हो जाएगा दोस्तों नहीं यहाँ पर पूछ रहा, ध्यान दीजिएगा, है ना। जातिवाचक संज्ञा कौन सा नहीं है, क्योंकि हिमालय भी जातिवाचक है, नदी भी जातिवाचक है ना। पूरे हिमालय का बोध हो रहा है, नहीं सॉरी, हिमालय तो ये किसी प्रॉपर चीज़ का ना कह रहा है, मैंने गड़बड़ कर दिया। हिमालय जो है किसी प्रॉपर चीज़ का कह रहा है, तो हिमालय क्या हो जाएगा, ये जातिवाचक थोड़ी होगा, ये तो हो जाएगा आपका व्यक्तिवाचक, है ना। ये व्यक्तिवाचक हो जाएगा आपका हिमालय, है ना। लेकिन नदी की जो बात है, तो नदी तो पूरे नदी की बात हो रहा है, नदी बहुत सारी नदी है ना, किसी नदी नाम का नहीं है ले रहा है, नाम लेता तो व्यक्तिवाचक हो जाता, नाम नहीं ले रहा है तो ये जातिवाचक हो जाएगा। झील का मतलब सभी झील, कौन झील ये नहीं बोल रहा है, सिर्फ झील है ना। पर्वत, तो पर्वत मतलब कौन पर्वत ये नहीं कहा जा रहा है, तो ये नदी है, झील है, पर्वत है, ये क्या है दोस्तों, ये हो जाएंगे तीनों आपके जातिवाचक। लेकिन जो हिमालय है ना, ये किसी खास हिमालय की बात कर रहा है, किसी निश्चित हिमालय की बात कर रहा है, तो ये हो जाएगा आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा आपका, ठीक है। तो आंसर नंबर ए हो जाएगा, है ना। तो आपको भी थोड़ा सा इसी प्रकार से सोचना है, उसके बाद आपको क्लिक करना है ना। तो आप गड़बड़ मत कीजिएगा, कभी कभी देखिए अभी जैसे थोड़ा सा हो गया था मिस्टेक, है ना, तो इस प्रकार से मिस्टेक हो जाता है कभी कभी, है ना। तो आपको थोड़ा सा सोचना है उसके बारे में, उसके बाद आपको वहां पर टिक करना है, ठीक है। चलिए मैं चलता हूं नेक्स्ट सवाल आपका 8 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं कह रहा है ना, तो नहीं वाला रहता है तो थोड़ा सा ध्यान से करना है, क्योंकि व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सा नहीं है, तो इसमें 3 गो तो व्यक्तिवाचक होगा और एक होगा जो व्यक्तिवाचक नहीं होगा। तो नहीं पूछ रहा है व्यक्तिवाचक कौन नहीं है, बताइए जी व्यक्तिवाचक कौन नहीं है क्या होगा, है ना। देखिए राम, तो राम से किसी खास राम का पता चल रहा है, यानी कि ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। हिमालय, तो हिमालय से दोस्तों किसी खास हिमालय का पता चल रहा है, ये भी व्यक्तिवाचक है। पुस्तक से भी पता चल रहा है किसी खास पुस्तक, तो ये भी आपका व्यक्तिवाचक हो जाएगा। नहीं पूछ रहा था घिरना, तो घिरना क्या हो जाएगा हमारा, घिरना तो हो जाएगा हमारा भाववाचक संज्ञा ना, इससे भाव पता चल रहा है, तो ये हो जाएगा भाववाचक संज्ञा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर, यानी कि घृणा हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं हम 9 नंबर सवाल कह रहा है कि कोमलता किस संज्ञा के अंतर्गत आता है। देखिए कोमलता, अब कोमलता से क्या पता चल रहा है भाई साहब, कि कोमलता से क्या पता चल रहा है, जाति पता चल रहा है नहीं, है ना, व्यक्ति पता चल रहा है नहीं, इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं होगा। भाव ना पता चल रहा है कोमलता से, है ना, यानी कि कैसा चीज़ है, तो कोमलता चीज़ है, यानी कि बहुत कोमल है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर नंबर आपका सी नंबर हो जाएगा, बिल्कुल सही। अब तो आप लोग का गलती नहीं होना चाहिए, है कि नहीं। अगर आप भी गलती करते हैं तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, प्रैक्टिस कीजिएगा। आप लोग बुक खरीद लीजिएगा, है ना, प्रैक्टिस सेट खरीद लीजिएगा, उसको प्रैक्टिस करते रहिएगा, ठीक है। लुसेंट वगैरह का बुक आता है, वो भी आप खरीद सकते हैं, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, नहीं खरीदिएगा तो भी आपको पास ही करना है जी, 30 नंबर लाना है ना, आराम से आपको 50 नंबर हम ला देंगे, टेंशन नहीं लीजिएगा, ठीक है। आपको बस 75 में आपको 50 आ जाएगा, है ना, 30 नंबर लाना है 100 में, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा है, जाति, किसी जाति का यहाँ पर बोध होना चाहिए, है ना, संपूर्ण जाति का बोध होना चाहिए। जय, विजय, जामुन, अजय, क्या होगा। देखिए जय से किसी जाति का पता चल रहा है, जय मतलब क्या, कोई जाति थोड़ी है। विजय, ये भी नहीं होगा, विजय कोई जाति नहीं है ना। अजय, ये भी नहीं होगा। जामुन, अब जामुन क्या है दोस्तों, तो एक फल है, तो पूरे जामुन का यहाँ पर मतलब कि यहाँ पर क्या हो रहा है, मतलब पता चल रहा है आपका। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर नंबर आपका सी हो जाएगा, आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये इसका आंसर आपको यहाँ पर दे दिया गया है ना। तो ये रहा दोस्तों आज का टेस्ट, कैसा लगा आप लोग जरूर से ज़रूर इसको बताना है ना, कैसा लगा ये क्लास। और ये हिंदी का आपका 14 नंबर क्लास था, आपका 14 नंबर टेस्ट था। और अगर इतना आप करते चलते हैं ना, तो यकीन मानिए कि आपको 100% सफलता मिल जाएगी। बस जितना हम करवाते चलते हैं उतना आपको करते चलना है ना। तो ये हमारा व्हाट्सएप में आप जुड़ जाइए सभी लोग ग्रुप में, यहाँ पर आपको इसका PDF नोट्स आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ताकि आप वहाँ से तैयारी कर सकते हैं। ग्रुप में जुड़े रहिए, कोई मंथली चार्ज नहीं है ना, एक ही बार आपको पे करना है और आराम से आपका अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक आपकी क्लास चलेगी, है ना। अगस्त तक बोला गया है, देखिए कब तक एग्ज़ाम होती है ना। तो
आपकी क्लास चलते रहेगी। ये हमारा है फ़ोनपे गूगल पे नंबर, जहां आप 499 का पे करके हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिएगा। ये व्हाट्सएप नंबर है और वही नंबर आपका फ़ोनपे गूगल पे है ना, ताकि आपको वीडियो है, PDF है, लाइव क्लास है, सभी चीज़ आपको प्रॉपर मिलते रहे। ठीक है, वहाँ पर आपको लिंक भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा, पीछे जितना क्लास हुआ है वो भी मिल जाएगा, आगे जो क्लास होती जाएगी वो भी आपको मिलते रहेगी। ठीक है दोस्तों, तो आज इतना ही रहने देते हैं। अगर कोई आपको सवाल है, आपका सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना सवाल को पोस्ट कर दीजिएगा, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा अगले क्लास में। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से रहिए, खुश रहिए, तैयारी करते रहिए और ज़्यादा फालतू का इधर उधर समय व्यतीत नहीं करना है, अपनी तैयारी में समय लगाना है ना, ताकि आप अच्छे नंबर से ला सके, क्योंकि कंपटीशन थोड़ा सा हार्ड होने वाला है दोस्तों। ठीक है, तो फिर मिलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट क्लास में। आज रात में 9 बजे से आपकी ज्योग्राफी की क्लास होगी, तो 9 बजे सबको आना है। और ठीक है, आज ज्योग्राफी आपका समाप्त हो जाएगा है ना, फिर हिस्ट्री की क्लास आपकी शुरू किया जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट।